चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं नाभिक की संरचना के बारे में कि नाभिक की संरचना क्या होती है। जैसा कि अब तक हम जो है परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं कि परमाणु जो है वो क्या होता है, तीन मूल कणों से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बात आती है कि जो परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो कहाँ रहते हैं, एक छोटे से भाग में स्थित रहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु का नाभिक कहते हैं। तो परमाणुओं का जो नाभिक होता है वो किस तरीके से बना होता है और इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो इस पूरे वीडियो में हम तीन टॉपिकों की बात करेंगे। एक तो नाभिक की संरचना की बात करेंगे यहाँ पर, दूसरा हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे और तीसरा हम नाभिकीय ऊर्जा की बात करेंगे। और इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ने के बाद क्या है, हमारा ये जो परमाणु की संरचना वाला जो भाग था वो क्या है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को क्या है करते रहें, बाकी जो है वो सब ठीक है। एक बात आपको समझनी चाहिए कि आत्मन प्रतिकूलाम परेशान न समाचरित, कहा गया है आत्मन प्रतिकूलाम परेशान न समाचरित, यानी कि जो व्यवहार आपको अपने साथ पसंद नहीं है वो क्या है, दूसरों के साथ न किया जाए। ठीक है, तो अपनी बात से क्या है अडिग नहीं होना चाहिए, अपनी बातों में क्या है फेरबदल नहीं होना चाहिए, खुद का एनालिसिस करना चाहिए, खुद को एनालाइज करना चाहिए, समय समय पर एनालाइज करना चाहिए कि हम कहाँ हैं, क्या चल रहे हैं और क्या था। क्योंकि भरोसा सिर्फ आपका ही नहीं, भरोसा सिर्फ आप पर किसी और का भी होता है, किसी और चीज का भी होता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थिति क्या है, नहीं बनी रहती है। ठीक है, और बाकी सब जो है यही है कि सिर्फ हम जो हैं वो क्या होते हैं, इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपनी फीलिंग्स की परवाह रहती है, दूसरे की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं रहती। तो हमें क्या है, आत्मन प्रतिकूलम परेशान न समाचरित, इस तरीके की स्थितियों में क्या है रहना चाहिए, खुद को एनालाइज करना चाहिए, खुद को जांचना चाहिए, परखना चाहिए कि क्या हम किसी समय जो है किसी व्यक्ति से किस तरीके की डिमांड रखते हैं, तो उस तरीके की डिमांड क्या है हमें वहाँ पर प्रदान करनी चाहिए। तो एक आर की इन सब बातों को खत्म करते हुए फिर से पढ़ाई पर कंसंट्रेट करते हैं और हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं नाभिक की संरचना के बारे में कि नाभिक की संरचना क्या है। तो नाभिक की संरचना पढ़ते हैं तो जो परमाणु का नाभिक है उसमें कौन कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पर कि परमाणु का नाभिक, परमाणु का नाभिक जो होता है वह अत्यंत छोटा होता है, अत्यंत कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, कैसा होगा, अत्यंत छोटा होता है, वह आकार में कैसा होता है, छोटा होता है। इसका आकार लगभग 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि एक फर्मी भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एक फर्मी के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका जो आकार है वो कितना होता है, एक फर्मी के बराबर भी होता है। तो यहाँ पर फिर बात ये आती है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन रहते हैं। कौन कौन रहता है परमाणु के नाभिक में, प्रोटॉन रहते हैं व न्यूट्रॉन रहते हैं। ये सामान्य सी बात है, ये पेपर में आने वाली कोई बात नहीं है, पेपर में आने वाले टॉपिक नहीं है। कौन कौन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन रहते हैं, जो कि नाभिकीय बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, जो कि किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, नाभिकीय बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये जो प्रोटॉन है ये किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, नाभिकीय बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, नाभिकीय बल प्रकृति में पाए जाने वाले, नाभिकीय बल प्रकृति में पाए जाने वाले सभी बलों में सबसे अधिक प्रबल होते हैं। कैसे होते हैं, सबसे अधिक प्रबल होते हैं, सबसे अधिक प्रबल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सबसे ज्यादा जो ताकतवर बल है, कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर बल कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा ताकतवर जो बल होता है वो कौन सा होता है, नाभिकीय बल होता है। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, पास पास में रहते हैं और बहुत सूक्ष्म स्थान पर रहते हैं, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर में। प्रोटॉन जो होते हैं ये क्या होते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो ये जब पॉजिटिव है तो इसमें क्या होता है, धनात्मक जो आवेश है
वो किस तरीके से यहाँ पर सम्मिलित हो गया है, इस चीज को क्या है हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, की जो थ्योरी है वो क्या है एग्जाम में इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं पूछी जाती है, फिर भी हम उसकी मेन टॉपिक्स पर क्या है बात कर रहे हैं, जिनको क्या है कुछ आप यहाँ से तैयार कर लेंगे और कुछ कहाँ से सेल्फ स्टडी से क्या है उसे तैयार कर लेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ पे आता है परमाणु का जो आकार है उसका आकलन कैसे, परमाणु का आकार, परमाणु का जो आकार है वो नॉर्मली अगर बात करें तो कितना होता है 10 की पावर -15 मीटर होता है। कितना होता है 10 की पावर -15 मीटर एक फर्मी होता है। लेकिन जैसे जैसे इसमें न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ती है, किसकी संख्या बढ़ती है, न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ती है, तो न्यूक्लियन क्या होते हैं, न्यूक्लियनों की संख्या जैसे जैसे इसमें बढ़ती है तो नाभिक का जो आकार है वो भी क्या है बढ़ता जाता है। तो न्यूक्लियनों की जो संख्या है वो होती है प्रोटॉनों की संख्या, किसकी होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है, किसकी, प्रोटॉनों की संख्या, और साथ ही क्या होती है प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या होती है और किसकी संख्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ये दो संख्याएं क्या हैं, यानी प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों मिलकर के क्या बनाती है, यहाँ पर न्यूक्लियनों की संख्या बनाती है। तो जैसे जैसे उसमें न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, नाभिक का आकार भी बढ़ता जाता है। जैसे वैसे भी क्या होता है, नाभिक का आकार बढ़ता जाता है। तो नाभिक की जो रेडियस है r बराबर वो होती है r0, a की पावर यहाँ पर 1/3, यानी कि जहाँ a क्या है, a है यहाँ पर क्या, न्यूक्लियनों की संख्या, यानी न्यूक्लियनों की संख्या की क्या होती है, ये 1/3 पावर की क्या है समानुपाती होती है न्यूक्लियनों की संख्या। जिस तरीके से यहाँ पर आप पाएंगे कि न्यूक्लियन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या होता है, यहाँ पर इसकी जो संख्या है वो आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, ये जो मैं बनवा रहा हूँ बाद की वीडियो में जो नोट्स हैं ये इतने सूक्ष्म और स्पष्ट नोट्स हैं कि क्या है एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स ही क्या है इसमें मिलेंगी। बाकी अगड़म झगड़म जो जानकारियां हैं वो क्या है मैं बोल के आपको समझा रहा हूँ, उसे सीधा सीधा क्या है आप दिमाग में फिट करें, उसे आपको क्या है सीधा सीधा सीखना होगा। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे बात करते हैं कि जो नाभिक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, नाभिक कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के नाभिकों का वर्गीकरण किया गया है जिनको क्या है अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में भी। और क्या, चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि जो नाभिक की संरचना है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, नाभिक जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी बातें करनी है। तो नाभिक जो होते हैं वो यहाँ पे 3 प्रकार के मुख्य नाभिक हैं जो क्या है एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, कई बार पूछे जाते हैं और कई जगह पर है। तो पहले होते हैं समस्थानिक, दूसरे होते हैं संभारक और तीसरे कौन से होते हैं, समन्यूट्रॉनिक होते हैं। समस्थानिक कौन से होते हैं, समस्थानिक वे होते हैं वे नाभिक या फिर क्या कह सकते हैं आप परमाणु भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं वे नाभिक भी कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं परमाणु भी कह सकते हैं। वे परमाणु जिसमें क्या होता है, जिनमें या फिर जिनकी परमाणु संख्या जिनमें परमाणु संख्या तो समान होती है, जिनमें परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, लेकिन उनका परमाणु भार अलग अलग होता है, उनका परमाणु भार अलग अलग होता है। तो ऐसे जो नाभिक होते हैं परमाणु भार अलग अलग होता है, ऐसे नाभिक क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, वे नाभिक जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन उनका परमाणु भार कैसा होता है, अलग अलग होता है, वे क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसकी शर्त ये है समान परमाणु क्रमांक होता है, क्या होता है इनका समान, तो क्या होगा परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु क्रमांक इनमें समान रहेगा। ठीक है, और इनमें क्या होता है भिन्न भिन्न क्या होगा, इनके परमाणु भार होते हैं, भिन्न भिन्न परमाणु भार। ठीक है, समान क्या होगा यहाँ पर परमाणु क्रमांक होंगे इनके और भिन्न भिन्न क्या होते हैं इनके परमाणु भार होते हैं, भिन्न भिन्न क्या होते हैं परमाणु भार होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक जो होता है ये किसकी संख्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, किसकी संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर या फिर किसकी संख्या के बराबर, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो यहां से हमें ये बात समझ में आती है कि वे नाभिक जिनमें क्या होती है प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन उनके परमाणु भार यानी कि न्यूक्लियनों की संख्या कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो वे क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वह सबसे अच्छा उदाहरण 1H1 1H2 और 1H3, ये हाइड्रोजन की क्या है, 3 समस्थानिक हैं 1H1 1H2 1H3, जिसे क्या कहते हैं हम, प्रोटियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रोटियम, इसको ड्यूटीरियम कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्यूटीरियम कहते हैं। ठीक है, और ये तीसरा वाला जो होता है ये होता है ट्राइटियम, क्या होता है ये,
तीसरा वाला होता है ट्राइटियम। तो यहाँ पर तीनों ही पॉइंट्स जो है वो क्या है, इस तरीके से होते हैं, ये प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम और ये क्या होता है आपका ट्राइटियम होता है। वैसे ही कार्बन के जो है दो समस्थानिक है C612 और एक क्या होता है C6 यहाँ पर 14। ठीक है, इस तरीके से इसे कार्बन 12 इसे कार्बन 14 कहते हैं। ठीक है, समस्थानिकों में क्या है, देखिए कोई भी जो परमाणु होता है उसमें क्या होता है, नीचे तो क्या लिखा जाता है परमाणु क्रमांक लिखा जाता है, नीचे क्या लिखा जाता है परमाणु क्रमांक, और ऊपर की तरफ जो लिखा जाता है वो क्या होता है परमाणु भार होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इन सभी के परमाणु क्रमांक जो है वो क्या है समान है, लेकिन परमाणु भार कैसे हैं भिन्न भिन्न है। परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो ऐसे नाभिकों को हम क्या कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट आता है संभारिक क्या होते हैं। संभारिक क्या होते हैं, वे नाभिक, ठीक है, वे नाभिक कहिएगा या फिर कहिएगा क्या परमाणु, ठीक है, क्या परमाणु जिनका परमाणु भार समान होता है। क्या होता है, परमाणु भार समान होता है, यानी कि समभारिक, यानी कि समान होगा क्या भार, तो समान होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। लेकिन परमाणु क्रमांक जो होता है वो कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होगा, भिन्न भिन्न होता है, उससे समभारिक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं समभारिक कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके समभारिक कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे समभारिक कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम देखें 19 के 20 ये होता है, दूसरा होता है 20 कैल्शियम, ओ सॉरी ये 40 होता है, यहाँ पे क्या होता है 40। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इनके जो परमाणु क्रमांक हैं ये दोनों कैसे हैं भिन्न भिन्न है, लेकिन इनके जो परमाणु भार हैं दोनों के कैसे हैं समान हैं। तो ऐसे जो नाभिक होते हैं वे क्या कहलाते हैं समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा आता है समन्यूट्रॉनिक। तो आप यहाँ पे नाम से ही समझ रहे होंगे कि जिनमें क्या होती है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वे क्या कहलाते हैं समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, तो वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वे समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। वे कैसे कहलाते हैं समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे नाभिकों को हम क्या कहते हैं समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहेंगे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, आप कैसे देखिएगा यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि परमाणु भार जो होता है कौन परमाणु भार किसके बराबर होता है, परमाणु भार बराबर होता है परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इन दोनों के जोड़ के बराबर क्या होता है यहाँ पर परमाणु भार होता है। अब जो परमाणु क्रमांक होता है ये इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या हो सकती है या फिर प्रोटॉनों की संख्या हो सकती है, क्योंकि किसी में भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो समान होती है। तो इस सूत्र के द्वारा आप उसमें क्या चेक कर सकते हैं ये बता सकते हैं कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है या फिर समान नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो निकाल लेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है परमाणु भार, यहाँ परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार में से अगर परमाणु क्रमांक अगर घटा देते हैं, परमाणु भार में से अगर परमाणु क्रमांक घटा दें तो क्या निकल के आती है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आती है। ठीक है, तो यहाँ तक का कार्य क्या है आप इसे नोट कर लें, यहाँ तक के कार्य क्या है आप नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे नोट कर लिया। अब आगे दूसरा टॉपिक नाभिक की संरचना हम समझ गए, अब इसके बाद दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, यानी कि ये मॉडल में या फिर पुरानी जो किताब थी उसके हिसाब से नया चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी में इन सभी को क्या है टॉपिक के रूप में बांटा गया होगा। तो आप इन सारी चीजों से क्या है एक एक दो नंबर के जो शॉर्ट आंसर्स हैं उनको क्या है आसानी से तैयार कर लेंगे, ऑब्जेक्ट्स तैयार कर लेंगे, आगे के जीवन में काम आने वाली चीज क्या है आप तैयार कर लेंगे, ताकि आगे जाकर आपको किसी भी तरीके की जनरल साइंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने ठीक से देखे होंगे ये सारे थ्योरी के तो आपको जनरल साइंस की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपने ठीक से नहीं देखे हैं तो आपको आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, बाकी आपका विश्वास है, आप कितना विश्वास करते हैं किसी चीज पर या फिर नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर बदलता है, वो है रेडियो एक्टिवता। क्या है रेडियो एक्टिवता, या फिर इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है रेडियो धर्मिता। क्या दिया जाता है रेडियो धर्मिता। धर्म का मतलब होता है गुण, धर्म का मतलब क्या होता है गुण होता है। जैसे आपका धर्म क्या है पढ़ना और मेरा धर्म क्या है
पढ़ाना। धर्म उसे कहते हैं जो कर्म से संबंधित है, यानी किसी व्यक्ति का कर्म जो है वो कर्म से है। तो वैसे ही धर्मिता का मतलब होता है गुण। प्रॉपर्टीज, उसके कार्य करने के जो क्षमताएं हैं वो क्या कहलाते हैं, धर्म कहलाते हैं। तो आपका कार्य क्या है, पढ़ना है, और मेरा कार्य क्या है, पढ़ाना है। ठीक है, और भी बहुत सारे धर्म रहे होंगे हमारे बीच, लेकिन फिलहाल बात यह है कि मैं अपना धर्म क्या है यहाँ पर निभाई दे रहा हूँ। आपको अपना धर्म निभाना है या नहीं निभाना है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं अपना फर्ज, अपना धर्म यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पढ़ा करके निभा रहा हूँ। रेडियो एक्टिवता, रेडियो धर्मिता। बात करते हैं कि रेडियो एक्टिवता होती क्या है। रेडियो एक्टिवता या रेडियो धर्मिता क्या होती है। रेडियो एक्टिवता कहिएगा इसको, या फिर क्या कहिएगा, रेडियो धर्मिता। तो यहां पर है कुछ पदार्थ, क्या है, कुछ पदार्थ, या नाभिक कह सकते हैं, कुछ पदार्थ, या फिर आप क्या कह सकते हैं, नाभिक स्वतः ही, नाभिक स्वतः ही कुछ अदृश्य किरणें, कुछ अदृश्य किरणें जैसे अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, किरणों का उत्सर्जन करते हैं या करते रहते हैं। इस घटना को रेडियो धर्मिता कहते हैं। इस घटना को रेडियो धर्मिता कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेडियो धर्मिता कहते हैं। तो आप क्या सीखे यहां से कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ नाभिक ऐसे होते हैं जो स्वतः ही क्या है, कुछ अदृश्य किरणें जैसे अल्फा, बीटा, गामा किरणों का क्या है, स्वतः ही उत्सर्जन करते रहते हैं। ठीक है, स्वतः ही क्या करते रहते हैं, उत्सर्जन करते रहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, रेडियो धर्मिता कहते हैं। तथा यह पदार्थ रेडियो धर्मी या रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, यही पदार्थ क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाएगा या रेडियो धर्मी पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ क्या करता है, स्वतः ही उसमें से क्या है, अल्फा, बीटा, गामा किरणें जो हैं निकलती रहती हैं, जिसमें से अदृश्य किरणें अपने आप ही निकलती रहती हैं। तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, रेडियो धर्मिता कहते हैं। और रेडियो धर्मिता में अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं, और जो पदार्थ ऐसा करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे हम यहाँ पर देखें, यूरेनियम है, कौन है, यूरेनियम 235 है। ठीक है, पोलोनियम है यहाँ पर 235, ऐसे करके आप देख सकते हैं। ठीक है, 235। इस तरीके के जो पदार्थ हैं ये क्या करते हैं, आपके अदृश्य किरणों का स्वतः ही उत्सर्जन करते हैं। जैसे रेडियम है, क्या है, रेडियम है। ठीक है, ये सारे पदार्थ जो हैं इनमें से अपने आप ही अदृश्य किरणें जो हैं निकलती रहती हैं। ठीक है, क्या निकलती रहती हैं, अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं। अब बात ये आती है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, हेनरी बेकरल। याद रखेंगे आप, क्या कहेंगे, हेनरी बेकरल ने की थी। ये कई बार कई कंपटीशंस में पूछा गया है कि जो है यहाँ पर रेडियो एक्टिवता की खोज की थी वो किसने की थी, हेनरी बेकरल ने की थी। किसने की थी, रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। किसने की थी, हेनरी बेकरल ने की थी। इसलिए रेडियो एक्टिवता का जो मात्रक है, एक मात्रक क्या होता है, बेकरल होता है। क्या मात्रक होता है इसका, बेकरल इसका मात्रक भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बात तो आप समझ गए कि कुछ पदार्थ क्या करते हैं, स्वतः ही उनमें से अदृश्य किरणें निकलती रहती हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, रेडियो धर्मी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये किरणें हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन इन रेडियो एक्टिव पदार्थ के पास में जाने के लिए मना किया जाता है। क्यों, क्योंकि इनसे ये किरणें निकलती हैं, हमारे शरीर पे लगती हैं तो हानिकारक प्रभाव दिखाती है, जिसे कहते हैं रेडिएशन का लगना। क्या, विकिरण लगना, रेडिएशन लगना। जब रेडिएशन लगता है तो त्वचा के लिए क्या है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां, हमारे शरीर के जीन को इफेक्ट करता है, हमारे शरीर में कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जिससे घातक और खतरनाक बीमारियां होने के क्या होते हैं, संकेत मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिया जाए अगर आप नोट करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं।
यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बढ़ते हैं कि रेडियो एक्टिवता के दौरान 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। कौन कौन सी? अल्फा किरणें निकलती हैं, बीटा किरणें निकलती हैं, और कौन सी किरणें निकलती हैं? गामा किरणें निकलती हैं। इन किरणों की प्रकृति कैसी होती है, इन पर आवेश कैसा होता है, इनका क्या गुण होता है, यानी कि रेडियो एक्टिवता में निकलने वाले जो कण होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है। ठीक है, इनको कहते हैं रेडियो एक्टिव किरणें। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव किरणें। तो रेडियो एक्टिव किरणों के गुण व प्रकृति, रेडियो एक्टिव किरणों के गुण व प्रकृति आप आसानी से याद रखिएगा। एक बात आपको, प्रकृति आपको याद रखना चाहिए कि अगर हम जो चीज यहाँ सुन रहे हैं उसको अगर हम शब्दों में बयां कर पा रहे हैं, अगर हम उसे कॉपी पर लिख पा रहे हैं अपनी भाषा बना के, तो समझिएगा आप नया सीख रहे हैं, आप आगे के क्षेत्र में बढ़ चुके हैं। नहीं तो आप क्या है, अभी कक्षा 8 के लेवल पे पढ़े हुए हैं, कक्षा 8 के बच्चों जैसी की है बात कर रहे हैं, उनकी तरह की ही बात की जा रही है। ठीक है, तो अपनी मासूमियत को क्या है, दूर हटाइएगा, अपने ज्ञान को सज्जान कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम जागृत होंगे तब तक क्या है, बहुत कुछ खो चुके होंगे। और ये सत्य है कि जब तक आप जागोगे, जब तक आपको ये अच्छे बुरे भले और अपने पन का एहसास होगा, तब तक क्या होता है, इंसान बहुत कुछ खो चुका होता है। तो ऐसी चीजों में क्या है, सावधानी बरतनी चाहिए। क्या बरतनी चाहिए? सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने नहीं खोया, हमने भी बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है, और खोकर भी पाया है, और पाकर भी क्या है, खोया है। रेडियो एक्टिव किरणों की क्या है, गुण। अगर मान लीजिए कि इसके अंदर क्या है, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया जाता है, इसके अंदर क्या रख दिया जाता है, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया जाता है। ठीक है, क्या रख दिया जाता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया जाता है। सही है, अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया जाए और इधर की दिशा में एक प्लेट लगा दी गई, वो प्लेट कैसी थी, पॉजिटिव थी, और इधर की दिशा में एक प्लेट लगा दी गई, वो प्लेट कैसी थी, नेगेटिव। इधर एक प्लेट लगाई गई जिस पर आवेश कैसा दिया गया, नेगेटिव, और इस पर कैसा दिया गया था, पॉजिटिव, ऐसे करके तार लगा के। ठीक है, और यहाँ पर क्या रखा गया, रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा गया। क्या रखा गया है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ, है ना। यहाँ पर क्या रखा गया, रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा गया। और जब रेडियो एक्टिव पदार्थ यहाँ पे रखा गया, तो यहाँ पे ये देखा जाता है, क्या देखा जाता है, कि इसमें से जो किरणें निकलती हैं, कुछ किरणें निकल करके तो किधर चली गई, इधर चली गई। कुछ किरणें निकल के कहाँ चली जाती है, इस तरीके से मुड़ जाती हैं। कुछ किरणें निकल के इधर की दिशा में मुड़ जाती हैं, और कुछ किरणें क्या होती हैं, बिल्कुल सीधी जाती हैं, वो किसी से विक्षेपित नहीं होती। ठीक है, इस तरीके की घटना यहाँ पर देखने को मिलती है कि ऐसी होती है, ऐसी होती है, और ऐसी होती है। जो प्लस की ओर मुड़ गई, जो माइनस की ओर मुड़ गई, वो कैसी हैं, अल्फा किरणें कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, अल्फा किरणें कहते हैं। ठीक है, जो किरणें किधर मुड़ गई हैं, माइनस की ओर मुड़ गई हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम अल्फा किरणें कहते हैं। तो अल्फा किरणें जब इधर मुड़ गई हैं तो क्या है, ये अल्फा किरणें हैं। ये माइनस की ओर मुड़ी हैं, तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि इन पर कैसा आवेश होना चाहिए, धनात्मक आवेश होना चाहिए, तभी ये किधर गई हैं, माइनस की ओर। क्योंकि हर चीज क्या है, अपने से विपरीत प्रकृति की चीज की ओर क्या है, भागती है, अपने जैसी समान चीज के लिए क्या है, नहीं देखती। वैसे ही इधर जो जाने वाली किरणें हैं उनको क्या कहते हैं, बीटा किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको बीटा किरणें कहते हैं। और बीटा किरणें कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, और अल्फा किरणें कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। इसलिए अपने अपने विपरीत साइड में क्या है, वो अपने अपने विपरीत प्लेट की ओर चली गई हैं। गामा, और जो सीधी निकल गई उनको क्या कहते हैं, गामा किरणें कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, गामा किरणें कहते हैं। ठीक है, अब ये जो गामा किरणें हैं, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसी है, नहीं, कैसी भी नहीं है, क्योंकि इनका ना पॉजिटिव से लेना देना है, ना ही नेगेटिव से लेना देना है। ये कैसी हैं, उदासीन होती हैं। और जो चीजें उदासीन होती हैं उनका किसी से कोई लेना देना नहीं होता, वे सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, अपना चलती रहती हैं, जाती रहती हैं। इसमें कोई, उनको कोई नहीं भटका सकता, इधर उधर कोई नहीं खींच सकता, उन पे कोई तरीके का अट्रैक्शन नहीं लगता है। उनको क्या कहते हैं, गामा किरणें कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, उनको गामा किरणें कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात आती है कि इनके गुणों की बातों में, इनके गुणों की बात करते हैं। ठीक है, तो इनके गुण की बात, अल्फा किरणों पर जो आवेश होता है, अल्फा किरणें की बात करें तो ये कैसी होती हैं, धनावेशित होती हैं। कैसी होती हैं, धनावेशित। आप मॉडल में देखेंगे वहां पूरा टेबल मिलेगा, उस टेबल में लिख रहे होंगे, मैं यहाँ समझाता हूँ। अल्फा किरणें कैसी होती हैं, धनावेशित होती हैं। ठीक है, कैसी होती है, धनावेशित। इन पर आवेश कितना होता है, इन पर आवेश होता है क्या, 2e के बराबर। किसके बराबर, 2e के बराबर। ये अल्फा किरणें वास्तव में होती क्या हैं, ये होते हैं
हीलियम परमाणु के नाभिक क्या होते हैं, हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये क्या हैं, ये होते हैं हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं, ठीक है। इनकी भेदन क्षमता कैसी होती है, भेदन क्षमता इनकी कम होती है। भेदन क्षमता क्या होती है, कम होती है, यानी कि किसी भी चीज को पार करने की इनकी जो क्षमता है वो कम होती है, ये आसानी से उसको पार नहीं कर पाते, बहुत कम भेदन क्षमता इनकी होती है। नंबर दूसरा आता है बीटा किरणें। कौन सी किरणें, बीटा किरणें। कि बीटा किरणें क्या होती हैं, बीटा किरणें कैसी होती हैं, ऋणावेशित होती हैं। कैसी होंगी, ये ऋणावेशित होंगी, ठीक है। इन पर आवेश कितना होता है, आवेश होता है इन पर खाली -e के बराबर, ठीक है। वास्तव में ये होते क्या हैं, ये होते हैं तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। जो बीटा कण हैं वो वास्तव में क्या होते हैं, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनकी भेदन क्षमता कैसी होती है, भेदन क्षमता होती है अल्फा कणों से अधिक, अल्फा कणों से ज्यादा ये क्या है, भेदन क्षमता रखते हैं। अल्फा कणों से अधिक भेदन क्षमता वाले होते हैं। इनकी जो क्षमता है भेद करने की या पार करने की वो क्या है, अल्फा कणों से थोड़ा सा अधिक है, ठीक है। अल्फा किरणें हो गई, बीटा किरणें हो गई। बात करते हैं गामा किरणों की, ठीक है। गामा किरणें जो होती हैं ये कैसी होती हैं, उदासीन होती हैं, इन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो आवेश कैसा हो गया, इन पे 0 हो जाता है। आवेश कैसा हो गया, 0। वास्तव में ये होती क्या है, ये होती हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगें। क्या होती हैं ये, वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। क्या है ये, वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। और इनकी भेदन क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है। भेदन क्षमता इनकी सबसे अधिक होती है। क्या होगी, सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होगी, गामा किरणों की होती है, सबसे अधिक होती है। ये 100 सेंटीमीटर, कितनी मोटी, 100 सेंटीमीटर मोटी स्टील की चादर को पार कर जाती हैं। 100 सेंटीमीटर मोटी स्टील की चादर को पार कर जाती हैं। इतनी मोटी, कितनी मोटी चादर होगी, 100 सेंटीमीटर मोटी, यानी 1 मीटर मोटी चादर होगी किसकी, स्टील की चादर को पार कर लेती हैं, को पार कर लेती हैं। तो इतनी मोटी चादर से भी आप नहीं ढक सकते। इसलिए कहते हैं कि जब परमाणु बम फोड़ा जाता है तो आप दबक नहीं सकते, क्योंकि वहां पर अल्फा बीटा गामा किरणें निकलेंगी। जो गामा किरणें हैं वो 100 सेंटीमीटर मोटी क्या स्टील की चादर को पार कर देती हैं। तो आपके दरवाजे को तो पार करके आप तक क्या है वो आ ही जाएंगी। होती क्या है ये, वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। क्या होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अब बात यह है कि ये जब रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा गामा किरणें जब निकलती हैं, अल्फा किरणें निकलेंगी, बीटा किरणें निकलेंगी या गामा किरणें जब निकलती हैं, इस तरीके की सिचुएशन इसमें जब बनती है तो आप क्या पाएंगे, आप ये देखेंगे कि इसमें से पहले क्या निकलता है, अल्फा कण निकला, फिर बीटा कण निकलता है, फिर क्या निकलती है इसमें से जो ऊर्जा होती है वो किसके रूप में निकलती है, गामा किरणों के रूप में निकलती है, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलती है। जो अल्फा बीटा गामा किरणें हैं ये एक साथ कभी भी उत्सर्जित नहीं होते। तो प्रश्न आए कि एक समय में क्या निकलता है, तो एक समय में क्या है, एक ही कण निकलेगा, या अल्फा निकले, बीटा निकले या फिर क्या निकले, गामा निकले। ऐसा नहीं कि तीनों रेडिएशंस जो हैं एक साथ निकले, ऐसा क्या होता है यहाँ पर इम्पॉसिबल है। तीनों रेडिएशन एक साथ नहीं निकलते। यहां तक का कार्य क्या है, नोट किया जाए। यहां तक का कार्य क्या कर लेंगे आप, नोट कर लेंगे, सही है। चलिए यहां पर है कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसका धीमे धीमे क्या होता रहता है, क्षय होता रहता है। क्षय का मतलब जब उसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं तो उसके नाभिक क्या होते रहते हैं, विघटित होते रहते हैं। जो पदार्थ है वो कैसा होता रहता है, खत्म होता रहता है, धीमे धीमे नष्ट होता जाता है। और नष्ट होते होते अंत में किसमें बदल जाता है, वो सीसा में बदल जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया, लास्ट में आके किसमें बदलता है, वो सीसा में बदल जाता है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या है, धीमे धीमे क्षय होता रहता है, विघटित होता रहता है, समाप्त होता रहता है। तो यहाँ पे सोडी और उसका रदरफोर्ड और सोडी का क्या है, नियम है जो उसके क्षय के बारे में क्या है जानकारी देता है कि उसका जो क्षय है वो किस नियम के अनुसार होता है। तो वो होता है रदरफोर्ड और सोडी के नियम के अनुसार। तो किसी भी क्षण किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर, किसी भी क्षण क्या है, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसके क्षय होने की दर जो होती है उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की जो दर होती है वो उसमें उपस्थित परमाणुओं की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। कि उसमें अगर परमाणु ज्यादा हैं तो उसकी दर ज्यादा होगी, और अगर उसमें परमाणु कम है तो उसकी क्षय होने की दर क्या है, कम होगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर ज्यादा पदार्थ है तो जल्दी जल्दी विघटित होगा, और अगर कम पदार्थ है
तो कम कम विघटित होगा, ऐसा वहां पे है, तो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो यदि किसी क्षण किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या n है, अब यहाँ पे माना गया कि किसी भी क्षण, मान लीजिए कोई समय है जिस समय पर क्या है उसमें परमाणुओं की संख्या जो है वो कितनी है, n है, तब उसके विघटन की दर की बात की जाती है कि तब उसके विघटन की दर क्या होगी। तो उसके विघटन की जो दर होती है वो क्या होती है, dn/dt, यानी कि इसको क्या कहते हैं, विघटन की दर कहते हैं, dn/dt। वो समानुपाती होगी किसके, उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के। उसमें कितने परमाणु उपस्थित हैं, n परमाणु उसमें क्या है, उपस्थित हैं। ये क्या हो गई, उसकी दर हो गई, क्योंकि विघटन हो रहा है, कम हो रही है चीज, इसलिए ध्यान ले लिया गया नेगेटिव। माइनस dn/dt हो गया। अब ये बराबर कर देंगे किसके, यहां पर एक नियतांक लगाएंगे लैम्डा, और यहां पर क्या लिखेंगे, n। जहां लैम्डा एक नियतांक है, इसे क्या कहते हैं, लैम्डा मेरा उल्टा हो रहा है तो आप सीधा बनाए। जहां लैम्डा एक नियतांक है, जहां लैम्डा क्या है, एक नियतांक है, जिसे क्षय नियतांक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्षय नियतांक कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, क्षय नियतांक कहा जाता है, इसे कहेंगे क्षय नियतांक, ठीक है। तो माइनस dn बट्टे क्या हो गया, dt हो गया, और ये क्या हो गया, बराबर किसके, लैम्डा n के, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसको dt को क्या करिएगा, इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का dn, और बराबर क्या हो जाएगा, ये लैम्डा n, और प्लस हो जाएगा क्या, यहाँ पे गुणा में dt, क्या हो जाएगा, लैम्डा dt, सही है। अब क्या करें, ये तो इस तरीके से हो गया, dn बराबर क्या हो गया, लैम्डा n और dt। अब क्या करना है, अब यहां पे इस n को क्या करिएगा, नीचे ले आइएगा, माइनस dn बट्टे तो क्या कर दीजिएगा, n कर दीजिएगा, और इधर कर दीजिएगा लैम्डा dt, और इसे बनाइएगा समीकरण नंबर 1, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 का क्या करते थे, जब ऐसी कंडीशन बन जाती है, एक चीज ऊपर और नीचे और उसके आगे डी लगा होता है, और यहाँ पे डी लगा होता है, और कोई चीज लिखी होती है, तो फिर इस तरीके की चीज का हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो समीकरण सेकंड का क्या करने पर, समाकलन करने पर, समीकरण सेकंड का समाकलन करने पर हम कर देंगे यहाँ पर समीकरण सेकंड का क्या, समाकलन, समाकलन करने पर। तो समीकरण सेकंड का हमने कर दिया समाकलन। समीकरण सेकंड का जब समाकलन करेंगे तो माइनस dn बट्टे क्या है, n, इसके आगे इंटीग्रेशन लगाया, इसके आगे हमने क्या किया, लैम्डा dt किया। देखो अब बात यह है कि dn बट्टे n का जो समाकलन है वो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे dx बट्टे ऐसे करके अगर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऐसे करके अगर लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं क्या, इंटीग्रेशन 1/x और dx, इस तरीके से लिखा जाता है। और इसका जो समाकलन होता है, इसका जो मान होता है वो होता है log x, क्या होता है, log x, यानी कि जो नीचे चीज लिखी हुई है वो किसमें पहुंच जाती है, log में पहुंच जाती है। तो वैसे यहाँ पे क्या हो गया, इसका मान हो गया log n, बराबर। देखो यहाँ पे लैम्डा का तो समाकलन होगा नहीं, खाली किसका होगा, dt का, d और ये जो समाकलन है ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो खाली क्या बचेगा यहाँ पर t, और प्लस यहाँ पर लगा देंगे क्या, एक नियतांक लगा देंगे c, क्या लगा देंगे, नियतांक c। जहां c क्या है, जहां c एक नियतांक है, जहां c क्या है, एक समाकलन नियतांक है। कौन सा नियतांक है, समाकलन नियतांक, समाकलन नियतांक है, जिसका मान हम कहां से ज्ञात करेंगे, जिसका मान प्रारंभिक स्थिति से ज्ञात करते हैं, जिसका मान प्रारंभिक स्थिति से ज्ञात करते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी जब, तो पढ़ते हुए स्थिति ज्ञात, प्रारंभिक स्थिति से ज्ञात करते हैं, केमिस्ट्री की याद आ गई, ठीक है, ज्ञात करते हैं। जब याद की थी तो कोने में बैठ के आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, मैंने इस तरीके का इंटीग्रेशन सिखाया था, वहां पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है आपने क्या है सुनाई थी, तो सिखाई थी, वैसा ही हम कर रहे हैं। और ये भी क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया ही है, और इसमें जो व्यंजक निकल के आएगा सेम वैसा ही निकल के आएगा जैसा वहां पे हमने क्या है निकाला था, ठीक है। वो भी क्या थे, जब आप क्या है देखा होगा, आपने पढ़ा होगा उसमें केमिस्ट्री में जब पढ़ा रहे थे प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो कहते हैं कि बहुत सारे एहसासों के सवाल हैं आपसे, कि काश अगर आप देहली आकर हमारे पास आते। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे एहसास आपसे क्या है कहने थे, करने थे, लेकिन काश आप एक अंधविश्वास की एक देहली नाप कर और हमसे मिलने आते, तो अरे पता नहीं क्या मेरे को शायरी बन नहीं रही है, लेकिन फिलहाल आप क्या है एंजॉय कीजिएगा। प्रारंभिक स्थिति से ज्ञात करते हैं, तो प्रारंभिक स्थिति से ज्ञात करते हैं, तो प्रारंभिक स्थिति क्या थी, प्रारंभिक स्थिति में जब t बराबर कितना था, 0, t बराबर क्या रखा जाएगा, यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति में 0 रखा जाएगा।
और प्रारंभिक स्थिति में क्या है, 0 रखा जाएगा और n बराबर कितना रखा जाएगा, n0 रखा जाएगा। t बराबर 0 रखा जाएगा और n बराबर कितना रखा जाएगा, n0। तो रखिएगा, इसको क्या बना दीजिएगा, समीकरण नंबर 3। उपयुक्त मान किसमें रखिएगा, उपयुक्त मान समीकरण थर्ड में रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, क्या रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर। तो रखिएगा माइनस क्या हो जाएगा, log n की जगह पर आप क्या लिख देंगे, n0 रख देंगे। क्या रख देंगे, n0 बराबर लैम्डा, t की जगह पर क्या रख देंगे, 0 और प्लस क्या, c। तो c का वैल्यू यहां से कितना निकलेगा, c बराबर निकलेगा माइनस का यहाँ पर log n0। क्या लिखेगा, माइनस का log n0। c बराबर निकल आया मान। अब c का मान, अब c का मान कहां पे रखिएगा, c का मान पुनः समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। c का मान पुनः कहां पे रखिएगा, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। किस पे रखिएगा, ऊपर ही रख दीजिए, जिससे c का मान निकाला था प्रारंभिक स्थिति लगा के, वहीं पे समीकरण 3 में रखने पर। तो आप क्या है, समीकरण नंबर 3 में क्या है, रख दीजिएगा रखने पर। समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या होगा, फिर समीकरण 3 में रख दीजिएगा। तो समीकरण 3 में जब आप रखेंगे तो आप पाएंगे log n है, यहाँ पर क्या है, log n, और बराबर क्या हो गया, यहाँ पे आपका लैम्डा t हो गया, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, c का जो मान था वो क्या निकाला आपने, log n0 निकाला। कितना निकाला, log n0 निकाला है, सही है। अब इस log n0 को इधर ले आइएगा, तो ये क्या हो जाएगा, log n0 को इधर लाए तो किसका हो गया, प्लस का हो गया, माइनस का log n है ही है यहाँ पर, log n, और बराबर कितना हो गया, लैम्डा t हो गया, बराबर कितना हो गया, लैम्डा t। तो बराबर कितना हो गया, लैम्डा t हो गया। तो यहां पर देखिएगा, आप प्रॉपर्टी जानते हैं, ये होता है log n0 बट्टे n। क्या होता है, log n0 बट्टे n, सही है। क्यों, क्योंकि log में अगर यहां पर ऐसे लिख रहा हो log m माइनस n, वहां पे बता चुका हूं वैसे में, log m माइनस log n, तो उसको क्या लिख देते हैं, log m बट्टा n लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, log m बट्टा n। तो अब जब यहां से अगर हम log हटा देंगे तो ऑपरेट, ये जब log हटता है तो इधर से log हटके क्या बचेगा, n0 बचेगा, और यहां पर कितना रहेगा, n। लेकिन log हटेगा तो ये इधर क्या हो जाएगा, e की पावर पे चढ़ जाते हैं। किस पे चढ़ जाते हैं, ये e की पावर पे। तो ये आपका निकल के आया n0 बराबर क्या हो गया, n e की पावर लैम्डा t। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, n की, तो n बराबर हो गया n0 e की पावर लैम्डा t। और ये समीकरण जो होता है किसका होता है, ये रेडियोएक्टिव पदार्थ के 6 का है, जहां पर n वो परमाणु है जो t समय बाद क्या है, उसमें शेष बचे हैं। n0 क्या है, यहाँ पर प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या, प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या, पहले शुरू में परमाणुओं की संख्या कितनी थी उसमें, वो क्या होती है, n0 रहेगी। n वहां पर होगी, n क्या है वहां पर, t समय बाद, t समय बाद शेष परमाणुओं की संख्या, की शेष परमाणु कितने बचे हैं। तो इस नियम के आधार पर आप क्या निकाल लेंगे, इस नियम के आधार पर ये पता कर लेंगे आप कि कोई भी पदार्थ है, अगर उसमें मान लीजिए क्या है, पहले इतने परमाणु थे और उसका 6 नियतांक दिया होगा, समय दिया गया होगा, पूछ रहा है कि इसमें अब इतने कितने परमाणु बचे हैं, तो आप ये सूत्र लगा के निकालेंगे। अगर मान लीजिए उसमें कह रहा है कि पहले इतना था, अब इतना रह गया पदार्थ, 6 नियतांक, तो समय इतना हुआ, तो वहां पे आप क्या निकाल देंगे, 6 नियतांक। इस सूत्र का उपयोग पे क्या है, सवाल होंगे उन्हें निकालें, इनमें ये चीजें क्या है आपको लगाई जानी है। ठीक है, सवाल आपको खुद करने हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं यहाँ पर क्या है, वीडियोस को डेस्क्रिप्टिव नहीं कर रहा हूँ, फुल इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है, जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना कर रहा हूँ। ये आपके लिए क्या है, यहाँ पर रहस्य है, वो सॉरी रहस्य क्यों, ये है जो कि है, जितना है पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिमोटिवेशन क्या है बहुत ज्यादा है, डिस्टर्बेंस क्या है बहुत ज्यादा है, सिर्फ एक बोझिल माहौल के दौरान क्या है इसे चला रहे हैं, तो इसे पूरा करें, यहां तक का नोट कर लेंगे। ठीक है, अब आता है रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धायु काल। जैसा जैसा आप जान रहे थे कि रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है, यहाँ पे 6 होता जाता है। ठीक है, क्या होता जाता है, 6। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धायु काल, रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्या, अर्ध आयु काल, इसका मतलब क्या होता है, अर्धायु काल का मतलब होता है उसका आधा जीवन। अर्धायु काल का मतलब क्या होता है, आधा जीवन का समय, यानी कि उसके जीवन का आधा समय कितना है ये पता करना होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम वही है जो केमिस्ट्री में पढ़ाया था, आप उसी के नियमों को लगा के, उसी चीज को लगा के यहाँ पे भी उसे निकाल देंगे। तो आप उसको फोकस कर लें, यहाँ पे कम फोकस कर लें। ठीक है, यहाँ पे फोकस कर लें तो वहां कम फोकस कर लें, लेकिन वहां पे ही करें क्योंकि वहां डेस्क्रिप्टिव है, अच्छा है। यहाँ पर भी वही चीज बताने वाला हूं मैं, तो
वहां अभिक्रिया के लिए था, यहां पर किसके लिए है? रेडियो एक्टिवता के लिए है। किसके लिए है? रेडियो एक्टिवता के लिए, ठीक है। तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु काल, रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयु काल वह समयांतराल होता है, वह समयांतराल होता है, या वह समय होता है, समयांतराल होता है, जितने समय में उस पदार्थ की मात्रा अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है। प्रारंभिक मात्रा की कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है, आधी रह जाती है। अर्ध आयु काल कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ध आयु काल कहलाता है। तो इसे क्या कहते हैं? अर्ध आयु काल कहते हैं। अर्ध आयु काल क्या है? वो कहलाता है। इसे T1/2 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? T1/2 से। इसे T1/2 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित कर देंगे? T1/2 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। T1/2 से क्या है? इसे प्रदर्शित किया जाएगा। तो T1/2 बराबर जो होता है वो होता है 0.693 बटा लैम्डा। कितना होता है? 0.693 बटे लैम्डा, जहां लैम्डा क्या है? क्षय नियतांक है। क्या है ये? क्षय नियतांक है, ठीक है। तो इस पे आधारित क्या है? न्यूमेरिकल करने हैं आपके लिए। T1/2 बराबर 0.693 बटे लैम्डा वाले पर क्या है कि ये जो होता है वो कितना होता है, ठीक है। इस पे आधारित सवाल करेंगे कि उसका क्षय नियतांक कितना है, तो उसका अर्धायु काल बताइएगा। और अर्धायु काल क्या होता है? वो समय होता है जितने समय में उसकी मात्रा जो है घट के कितनी रह जाती है? केवल आधी रह जाती है। पहले जितनी थी उसके से घट के वो कितनी रह जाएगी? केवल आधी रह जाएगी। उसे हम क्या कहते हैं? अर्धायु काल कहते हैं। क्या कहेंगे? अर्धायु काल कहते हैं, ठीक है। अब आती है औसत आयु। क्या आती है? औसत आयु, ठीक है। अब औसत आयु क्या होती है? औसत आयु होती है यहां पर औसत आयु, ठीक है। औसत आयु, पहले बात तो यह है कि हमने एक बात किसकी कर ली? किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय नियतांक, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय नियतांक के व्युत्क्रम को, क्षय नियतांक के व्युत्क्रम को उसकी माध्य अथवा औसत आयु कहते हैं। माध्य अथवा औसत आयु कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? माध्य अथवा हम क्या कहते हैं? औसत आयु कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे प्रदर्शित किया जाएगा? इसे टाउ से प्रदर्शित किया जाएगा। और जब इसे टाउ से प्रदर्शित करेंगे तो टाउ बराबर होता है 1/लैम्डा। 1/ क्या होगा? लैम्डा होगा, ठीक है। टाउ बराबर कितना होता है? लैम्डा बराबर कितना होता है? 0.693 बट्टे क्या हो गया? लैम्डा। तो यहाँ पे देखिएगा लैम्डा बराबर, यहाँ पे आप क्या करिएगा? टाउ बराबर कितना हो जाएगा? इस लैम्डा को ऊपर भेज दीजिएगा और इसमें क्या करें? 0.693 ऐसे करते, ठीक है। तो ये सूत्र है कि इसके व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? इसकी माध्य अथवा औसत आयु कहते हैं। और इस तरीके से क्या हो गया? ये आपका पाठ खत्म हो गया है। अभी आती है दूसरा जो नया टॉपिक होगा वो होगा नाभिकीय ऊर्जा। यहां तक कारण नोट करें, न्यूमेरिकल्स को कर लेंगे आप, ठीक है, करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या है कि जब भी परमाणु का नाभिक तोड़ा जाता है या फिर उनमें दो छोटे छोटे नाभिक जब संलयित होते हैं तो यहाँ अपार ऊर्जा बनती है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? बहुत काफी भारी मात्रा में प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है, जो कि क्या होती है? यहाँ पर प्राप्त होती है, ठीक है। तो जब नाभिक बनता है तो उसके न्यूक्लियन जब आपस में चिपकते हैं, जब उसमें प्रोटॉन आपस में रखे हुए हैं तो नाभिकीय बल वहां पर है, तो वहां पर एक ऊर्जा होती है जो क्या होती है? नाभिकीय ऊर्जा होती है, जिसे बंधन ऊर्जा भी कहते हैं। तो जो बंधन ऊर्जा है वही क्या होती है? नाभिकीय ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान की क्षति होती है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि जो आइंस्टीन का समीकरण है E = mc²,
उसके अनुसार द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। अगर द्रव्यमान नष्ट होता है तो क्या होती है, उसी मात्रा में, उसी के अनुपात में E बराबर है mc स्क्वायर के बराबर क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर पेपर में आने वाले दो ही टॉपिक हैं, एक है नाभिकीय विखंडन और दूसरा है नाभिकीय संलयन। तो यहाँ पर बात करते हैं हम किसकी, नाभिकीय विखंडन की, कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। विखंडन का मतलब होता है टूटना, किसी भी चीज का दो हिस्सों में टूटना क्या होता है, विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है, विखंडन। अगर कोई टूट जाए कोई चीज तो क्या कहलाती है, वो विखंडित कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर है नाभिकीय विखंडन यानी कि नाभिक का टूटना। तो यहाँ पर लिखा है जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है, कोई भारी नाभिक है और उस पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है, तो भारी नाभिक न्यूट्रॉन ग्रहण करके तुलनीय द्रव्यमान के दो टुकड़ों में बट जाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब किसी भारी नाभिक पर क्या करेंगे, हम न्यूट्रॉनों की बमबारी कराएंगे, तो न्यूट्रॉनों की बमबारी से क्या है, जो नाभिक है वो क्या करता है, न्यूट्रॉन को ग्रहण करेगा और दो हिस्सों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और इस नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे उदाहरण है यहाँ पर 92 यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 यहाँ पर एक पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। एक न्यूट्रॉन ग्रहण करके बेरियम 144 तथा क्रिप्टन 89 में टूट जाता है। अगर हम यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं तो यूरेनियम का जो नाभिक है वो न्यूट्रॉन ग्रहण करता है और बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है। और इस प्रक्रिया के दौरान क्या होती है, अपार ऊर्जा मुक्त होती है। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ रिएक्शन दिखाई गई है 92 यूरेनियम 235। यहाँ एक न्यूट्रॉन है जिसने इसे ग्रहण किया और किसमें टूट गया, ये बेरियम और क्रिप्टन में क्या है, दोनों में अलग अलग हो जाता है। ठीक है, बेरियम और क्रिप्टन में क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। नीचे इसके बारे में जानकारी है कि 1 ग्राम यूरेनियम का विखंडन करने पर 5 गुणा 10 की पावर 23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम यूरेनियम विखंडन करने पर कितनी, 5 गुणा 10 की पावर 23 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। इतनी ऊर्जा 200 कुंटल टीएनटी के विस्फोट करने से होगी। अगर इतनी ऊर्जा अगर हम टीएनटी के विस्फोट से प्राप्त करना चाहें तो टीएनटी का हमें विस्फोट करना होगा कितना, 200 कुंटल टीएनटी जलाएंगे तब जाकर क्या होगा, इतनी ऊर्जा बनेगी। जबकि 1 ग्राम यूरेनियम का विखंडन करने पर यहाँ पर इतनी ऊर्जा बनती है। तो नाभिकीय विखंडन जो होता है, नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन निकलते हैं। जब नाभिकीय विखंडन होता है, जब नाभिक टूटता है तो उसमें से और न्यूट्रॉन निकलते हैं जो कि आगे के परमाणुओं को क्या है, विखंडित करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और वो जो आगे निकलेंगे फिर उनको तोड़ेंगे, उनमें से निकलेंगे वो आगे के परमाणुओं को तोड़ेंगे। और ऐसे ही पलक झपकते ही पल भर में क्या होती है, अपार मात्रा में ऊर्जा इकट्ठी होती है और एक बड़ा विस्फोट होता है। और जो नाभिकीय विखंडन है इसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु बॉम्ब कहते हैं। यानी कि परमाणु का नाभिकीय विखंडन करा के जो ऊर्जा होती है उसके द्वारा अगर हम बम का रूप धारण करवा दें उस पर, तो उसे क्या कहते हैं, परमाणु बम कहते हैं। इसलिए ये काफी घातक है क्योंकि यहाँ पर जो होता है परमाणु बम में क्या होता है, यहाँ पर यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है, पोलोनियम का यूज किया जाता है, जो कि भारी मात्रा में ऊर्जा देते हैं, जिससे वहां पर क्या होता है, एकदम से सूरज जैसा चमकता है, सूरज जैसी गर्मी होती है और वहां से जो चीजें हैं वो भाप बन के ऊपर उड़ जाती हैं। इसके बारे में बताने के लिए बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैं वीडियो में क्या है, ज्यादा चीजों पर डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ये शॉर्ट करना है। नाभिकीय विखंडन में क्या है, यहाँ पे नोट पॉइंट लिखा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित तरीके से कराकर, यानी नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं उनमें नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित तरीके से कराकर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा घरों में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। जो पावर हाउस होते हैं, जो एटॉमिक पावर हाउस है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कहां पर है एटॉमिक पावर हाउस, नरोरा में स्थित है। तो यहाँ पर क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टरों में परमाणु ऊर्जा कराई जाती है, यानी नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। और उस ऊर्जा को क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं, उस पानी से क्या होती है, भाप बनती है, उस भाप से क्या चलती है, टरबाइन, टरबाइन से डायनमा और डायनमा से क्या बनती है, विद्युत बनती है। तो इनमें क्या होता है, यहाँ पर नाभिकीय विखंडन को क्या है, एक कंट्रोल प्रोसेस में किया जाता है, नियंत्रित तरीके से किया जाता है, जिससे अपार मात्रा में ऊर्जा नहीं बनती बल्कि लिमिटेड बनाते हैं। वहां इंजीनियर साइंटिस्ट जो होते हैं जिसका उपयोग हम कहां करते हैं, विद्युत ऊर्जा को बनाने में किया जाता है। इसमें क्या होता है, रिएक्टर का यूज किया जाता है। यहाँ नोट पॉइंट है कि रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, भारी जल का। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें किसकी होती है, कैडमियम की होती है। और इस रिएक्टर में सुरक्षा छड़ें किसकी होती है, ग्रेफाइट की होती है। तो ये 3 टॉपिक और ये नाभिकीय विखंडन क्या है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये पूछा भी जा सकता है, इनमें से ऑप्शन भी आ सकता है, या वहां पे 1 नंबर में भी क्या है, पूछा जा सकता है, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका नाभिकीय विखंडन। यहां तक के कार्य को क्या है, नोट किया जाए।
चलिए इसका इस लेसन का अंतिम पार्ट है, अंतिम भाग है नाभिकीय विखंडन हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो पेज पर में आता है नाभिकीय विखंडन या संलयन से क्या समझते हैं, नाभिकीय संलयन क्या है। या कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि सूर्य में अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है, तारों में अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है, इनमें जो ऊर्जा है वो कहाँ से आ रही है, सूर्य में तारे में जो ऊर्जा आती है वो कहाँ से आती है। तो ऐसे प्रश्न क्या है कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है नाभिकीय संलयन है, ये आप इसकी पॉज करके नोट कर लें। तो यहाँ पे लिखा है कि जब दो हल्के नाभिक तीव्र गति से चलते हुए, जब दो हल्के हल्के नाभिक, पहले भारी नाभिक था वो दो हिस्सों में टूट रहा था, अब की बात क्या है, जब दो हल्के हल्के नाभिक जो होते हैं तीव्र गति से चलते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब दो हल्के नाभिक क्या होते हैं, तीव्र गति से चल रहे हैं और एक दूसरे से क्या है जुड़ जाते हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं, मिल जाते हैं, मिलके क्या है एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में द्रव्यमान क्षति होती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो होती है उसमें क्या होती है, द्रव्यमान क्षति होती है। और आप जानते हैं कि द्रव्यमान क्षति होगी तो ऊर्जा निकलेगी और अपार मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, तो ये होता है नाभिकीय संलयन। आगे बात कही गई है कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में दो धनावेशित नाविक एक दूसरे के पास आकर संलयित होते हैं। दो जो नाविक है वो क्या है, एक दूसरे के पास आकर क्या होते हैं, संलयित होते हैं। अतः उनके बीच में बहुत तीव्र प्रतिकर्षण बल लगता है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव पास में जाएंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा उनके बीच में। इसलिए इन नाभिकों को संलयित कराने के लिए उच्च ताप लगभग 10 की पावर 8 केल्विन की आवश्यकता होती है। बहुत हाई टेम्परेचर लगभग क्या है 10 लाख, यहाँ पर 10 लाख जो टेम्परेचर है वो क्या है उसकी आवश्यकता होती है, वह उच्च दाब की आवश्यकता होती है। उच्च ताप और उच्च दाब की आवश्यकता होती है नाभिकीय संलयन कराने के लिए, क्योंकि वहां प्रतिकर्षण बल लगता है। ऐसी दशाएं पृथ्वी पे उपलब्ध नहीं है, ऐसी दशाएं क्या है पृथ्वी पे सामान्य तौर पे उपलब्ध नहीं है। अतः नाभिकीय संलयन कराने के लिए पहले क्या कराना पड़ता है, हमें नाभिकीय विखंडन कराना पड़ता है, परमाणु बम चलाना पड़ता है, तब हम क्या चलाते हैं, हाइड्रोजन बम चलाते हैं। क्यों, क्योंकि नाभिकीय विखंडन से, परमाणु बम से क्या है ऐसी दशाएं उपलब्ध होती है, इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर बनता है, तब जाके यहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य में अपार ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य पर ऐसी दशाएं उपलब्ध हैं, सूर्य जो है सूर्य पे क्या है ऐसी दशाएं उपलब्ध हैं, तारों में ऐसी दशाएं उपलब्ध हैं। सूर्य में अपार ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या होता है, नाभिकीय संलयन है। सूर्य का अधिकांश भाग 90% भाग जो है वो हाइड्रोजन का बना हुआ है। सूर्य के अंदर जो ऊर्जा बन रही है वो कैसे बन रही है, उसका जो अधिकांश भाग है 90% जो भाग है वो क्या बना हुआ है, हाइड्रोजन का बना हुआ है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन होता है और हीलियम बनती है। क्या बनेगा उससे, हीलियम बनेगी, तथा अपार मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा बनती है। सभी तारे जैसे सूर्य आदि में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है, और उसी ऊर्जा से क्या है इनमें आग जल रही है, आग के गोले बने हुए हैं। ठीक है, नोट करके लिखा है नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा का व्यवहारिक प्रयोग अभी संभव नहीं है। आप कहें कि नाभिकीय विखंडन में तो आप तोड़ते हैं, क्योंकि यूरेनियम दुनिया की सबसे महंगी धातु है। ठीक है, सबसे महंगी चीज है यूरेनियम, तो उसका विखंडन क्यों कराते हैं इन परमाणु घरों में, नाभिकीय संलयन करा दो, हाइड्रोजन है सस्ती पड़ेगी, वो इसलिए नहीं कराते क्योंकि इसका व्यवहारिक उपयोग अभी संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान क्या बनता है, नाभिकीय संलयन में प्लाज्मा बनता है बहुत गर्म, उस प्लाज्मा का ठिकाना कहाँ पे लगाना, उसको कहाँ पे रखना है, इस चीज का क्या है अभी तक संभव नहीं हो पाया। आप इसे नोट कर लें, और ये क्या है आने की संभावना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आए और आप क्या है हमेशा इसे कर पाए और अच्छे नंबर लेकर के आए। ठीक है, एक कहावत मुझे याद आ गई, वो कहते हैं कि भाई मम्मी कहा करती थी कि माँ मरी दिए को और दिए मरी धींगन को, क्या कहती थी, माँ मरी दिए को और धी मरी धींगन को, कुछ ऐसा ही हो रहा है। चलो छोड़ो।